हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें हमने स्टार्ट की थी इल्बरी डायनास्टी, है ना। इल्बरी डायनास्टी में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था और आराम शाह के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इल्तुतमिश ने आराम शाह, जो एक वीक एंड वर्थलेस रूलर था, उसको इसने डिफीट किया और खुद थ्रोन जो है वो एक्वायर किया। इल्तुतमिश की अगर हम बात करेंगे तो इसने 1210 टू 1236 एडी तक इसने रूल किया। ठीक है, तो और याद रखना, ये जो इल्तुतमिश था ना, ही वाज सन इन लॉ। ठीक है, ही वाज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक का ये क्या था? सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ठीक, और याद रखना ये भी एक पॉइंट है, देखिए आप फैक्ट वाइज नोट किया करो। ठीक है, ताकि आपको जल्दी ये याद रहेगा और रिवीजन करने के टाइम पे भी आपको कम टाइम लगे। ठीक है, अच्छा, मैंने एक पॉइंट में ये बोला कि ही वाज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा आप याद रख लीजिएगा, ही इज कंसिडर्ड एज स्लेव ऑफ स्लेव। ही इज कंसिडर्ड एज स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव। और ये जो इल्तुतमिश था, ये जो इल्तुतमिश था मेरे दोस्तों, ये खुद स्लेव किसका था? ही वाज स्लेव ऑफ ऐबक। पहले क्या था? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और अब ये रूलर बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका स्लेव था? वो फिर खुद वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। यानी कि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका स्लेव था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था? वो था इल्तुतमिश। अच्छा, आपको पता है इसका जो ओरिजिनल नेम था ना, इसका ओरिजिनल नेम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो इसका रियल नेम था। किसका? इल्तुतमिश का। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये तो मैंने आपको बताया, ही वॉज कंसिडर्ड एज स्लेव ऑफ स्लेव्स, है ना। एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट, याद रखना, ही इज कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट ऑफ स्लेव किंग्स। ग्रेटेस्ट ऑफ स्लेव किंग्स, यानी कि जो इल्बरी डायनास्टी है ना, इसका जो ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है ना, वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और ये भी याद रखना, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रियल कंसोलिडेटर। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रियल कंसोलिडेटर, रियल कंसोलिडेटर ऑफ Turkish conquest, a real consolidator of Turkish conquest in India. Who is considered as a real consolidator of Turkish conquest in India? It is Iltutmish. ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अच्छा, ये भी याद रखना, जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल ट्रांसफर किया लाहौर से। इसने ट्रांसफर किया कहाँ? ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू बदाऊन। ठीक है, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू बदाऊन। ठीक है, और फिर उसने बदाऊन से कैपिटल शिफ्ट किया कहाँ? दिल्ली। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसने लाहौर को शिफ्ट किया। ठीक है, कैपिटल जो लाहौर में था वो उसने शिफ्ट कर दिया बदाऊं में। उसके बाद बदाऊं से कैपिटल को उठाया और शिफ्ट किया दिल्ली में। ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ तक? अच्छा देखिए, 1215 एडी में, 1215 एडी में एक रूलर होता है जिसका नाम होता है यल्डोज। क्या उसका नाम होता है? यल्डोज। ये जो यल्डोज है ना, ये एक रूलर था। कहाँ का? ये गजनी का रूलर था। कहाँ का? गजनी का। गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। गजनी में एक एक्चुअली एक टेरिटरी थी, एक स्मॉल टेरिटरी थी, तो वहां पे रूल कर रहा था कौन? यल्डोज। और यल्डोज ने क्या किया? यल्डोज ने जैसे ही ये कहा कि मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर हूं, जैसे ही उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट, ठीक है, आज़ाद करार कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया अपने आप को, तो उस टाइम पे इल्तुतमिश ने 1215 एडी की बात है, 1215 एडी में जैसे यल्डोज ने अपने आप को डिक्लेयर किया एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी, इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी, जैसे उसने बोला कि मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर हूं गजनी का, तो इल्तुतमिश जो है इसने उसको डिफीट किया। इसके अलावा राजपूत को भी डिफीट किया। किसने? इल्तुतमिश ने। जैसे इसने बहुत सारे एक्सपीडिशंस भेजे राजपूत के खिलाफ। कहाँ? रणथंबोर, यानी कि रणथंबोर में भी इसने एक्सपीडिशंस भेजी। ठीक है, रणथंबोर या जालोर, ग्वालियर, अजमेर, मालवास। तो ये जो सारी जगह में जिन जगहों का, जिन टेरिटरीज का नाम मैंने यहाँ पे आपको बताया, लिखा यहाँ पे, तो इन सारी टेरिटरीज में जो इल्तुतमिश है इसने क्या भेजी थी? एक्सपीडिशंस भेजी थी। ठीक है, और ये भी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इल्तुतमिश के टाइम पे ही, इल्तुतमिश के टाइम पे ही मंगोल्स जो थे, मंगोल्स जिनका लीडर उस वक्त चंगेज खान था। कौन? चंगेज खान। चंगेज खान, चंगेज खान इनका रूलर था। ठीक है, चंगेज खान लीडर था किनका? मंगोल्स का। तो चंगेज खान, या हम कहेंगे मंगोल्स ने इल्तुतमिश के टाइम पे ही भारत को अटैक किया था। वो भारत को कनकर करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? भारत को कनकर करना चाहते थे। और याद रखना, इट वाज
दिस पीरियड, इल्तुतमिश के पीरियड में ही, दैट चंगेज खान मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस, ठीक है, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मंगोल्स, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मंगोल्स इन इंडिया। ये किसके टाइम पे हुआ? ये इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ, यानी कि मंगोल्स पहली बार इंडिया में कब आए थे? जिस वक्त इल्तुतमिश रूल कर रहा था। इनका लीडर कौन था? चंगेज खान मंगोल्स का लीडर था, ठीक है। अच्छा देखिए, जिस वक्त इल्तुतमिश क्या बना, जिस वक्त इल्तुतमिश को सल्तनत ऑफ दिल्ली की अथॉरिटी सौंप दी गई, है ना, सल्तनत ऑफ दिल्ली की अथॉरिटी जब इल्तुतमिश को सौंप दी गई, तो याद रखना, ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड, हिज अथॉरिटी, ठीक है, इल्तुतमिश की जो अथॉरिटी है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय खलीफ ऑफ बगदाद, ठीक है। जो अथॉरिटी किसको मिली? जो अथॉरिटी इल्तुतमिश को मिली, दिस अथॉरिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय खलीफ ऑफ बगदाद, खलीफ ऑफ बगदाद, BAGHDAD, ठीक है, खलीफ ऑफ बगदाद, है ना। तो अथॉरिटी ऑफ इल्तुतमिश वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय, शबाश, खलीफा बगदाद, जिसको हम खलीफा भी बोलते थे, सिंपली जिसको हम खलीफा भी बोलते थे, ठीक है। और याद रखना, ये एक मेंबर भी था, ठीक है। किसका मेंबर था? ये सुल्तान आजम का मेंबर था। सुल्तान आजम क्या था? सुल्तान आजम जो है ना, ये वर्ल्ड फ्रेटर्निटी क्या थी? ये वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ऑफ इस्लामिक स्टेट्स थी। क्या थी? वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ऑफ इस्लामिक स्टेट्स। तो इसका भी एक मेंबर था, ठीक है। सुल्तान आजम जो है ये क्या था? ये वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ऑफ इस्लामिक स्टेट्स थी, तो इसका मेंबर भी ये रह चुका था, ठीक है। अच्छा देखिए, जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश ने बनाई थी, इसने एक अपना एक फौज बनाया था जिसका नाम रखा था इसने तुर्कानी, एक स्पेशल फौज थी, तुर्कानी चहलगनी। क्या थी उसका नाम? तुर्कानी चहलगनी किसने बनाई थी? हु फॉर्मड तुर्कानी चहलगनी? इट वाज फॉर्मड बाय इल्तुतमिश। ये जो तुर्कानी चहलगनी है ना, इट वाज आल्सो नोन एज चालीसा। क्या इसको हम बोलते थे? इट वाज आल्सो नोन एज चालीसा, या हम कहेंगे इसको ए कॉरप ऑफ 40 रॉयल स्लेव्स, ए कॉरप ऑफ 40 रॉयल स्लेव्स, या एक ग्रुप ऑफ 40 रॉयल स्लेव्स। इसमें कितने मेंबर्स थे टोटल? इसमें कितने नोबल्स थे? इसमें कितने स्लेव्स थे टोटल? में इसमें 40 स्लेव्स थे, ठीक है। या हम कहेंगे इसमें टोटल 40 अमीन्स थे, ठीक है। 40 अमीन्स बताइए, स्लेव्स बताइए, नोबल्स बताइए, एक ही बात है। तो तुर्कानी चहलगनी में टोटल कितने मेंबर्स थे? 40 मेंबर्स थे। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। अब देख लीजिए, जो इल्तुतमिश है ना, इसने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था इक्ताज में। किस में डिवाइड किया था? इक्ताज में डिवाइड किया था। इसने अपने टेरिटरी को किस में डिवाइड किया था? इक्ताज में डिवाइड किया था, याद रखना। किस में डिवाइड किया था? इक्ताज। अब आप बताओगे सर ये इक्ता क्या है? इक्ता जो है ना, ये एक्चुअली एक पीस ऑफ लैंड होता था। क्या होता था? ये एक पीस ऑफ लैंड होता था जो ऑफिसर्स को मिलती थी। मान लीजिए ये एक पीस ऑफ लैंड है, एक इक्ता है, ये दूसरी इक्ता है, ये वाली जो इक्ता है, ये जो पीस ऑफ लैंड है, इसको दिया जाता था किसको? ऑफिसर को दिया जाता था। ऑफिसर को क्यों दिया जाता था? मुफ्त में दिया जाता था क्या? नहीं। ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करता था, जो उसको सैलरी मिलती थी ना, सैलरी उसको नहीं दी जाती थी, फिर उसको सैलरी के बदले इक्ता दिया जाता था, ए पीस ऑफ लैंड दिया जाता था। अब वो इस लैंड को क्या करता था? इस लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट वो करता था, ठीक है, इस लैंड पे जो टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट किए जा रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, उसमें इस ऑफिसर की सैलरी को डिडक्ट किया जाता था। क्या किया जाता था? डिडक्ट किया जाता था। बाकी जो सैलरी बचती थी, बाकी जो रेवेन्यू बचता था, ठीक है, ऑफिसर को सैलरी दे के फिर जो वहां पे बाकी रेवेन्यू बचता था, उसको कहा जाता था, याद रखना, उसको कहा जाता था फवाजिल। क्या उसको कहा जाता था? फवाजिल। एक सेकेंड, फवाजिल, FAWAZIL, फवाजिल, या उसको फाजिल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फाजिल या फवाजिल। मैंने आपको बताया इक्ता जो है ना, ये एक पीस ऑफ लैंड होती थी। क्या होती थी? ये एक पीस ऑफ लैंड होती थी। इस पे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसमें ऑफिसर्स को कुछ सैलरी दी जाती थी, ठीक है। ये एक ऑफिसर को ही सौंप दिया जाता था। मान लीजिए एक ऑफिसर है, इसको कहा गया ये इक्ता आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, इन लीव ऑफ सैलरी हम इसको बोलते हैं, इन लीव, यानी कि इन लीव, इन प्लेस ऑफ सैलरी। सैलरी मत दी जाती थी, उसको कहा जाता था ये एक पीस ऑफ लैंड है, इससे रेवेन्यू कलेक्ट करो। रेवेन्यू जब कलेक्ट करोगे, अपना सैलरी इसमें डिडक्ट करना, बाकी जो है, जो फवाजिल बाकी बचेगा, जो फाजिल बाकी बचेगा, यानी कि जो सरप्लस रेवेन्यू बचेगा, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस दोगे। वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो आप बादशाह सलामत के दरबार में पेश करोगे बाकी, ठीक है।
जिन ऑफिसर्स को ये इक्ता मिलता था, जिन ऑफिसर्स को ये लैंड मिलती थी, ठीक है, इसका परमिशन मिलता था, उनको हम इक्तादारस बोलते थे। क्या बोलते थे? इक्तादारस। और ये भी याद रखना, ये जो इक्तास थे ना, ये जो मतलब लैंड थी, ठीक है, ये जो लैंड होती थी, ये इक्तास जो है ट्रांसफरेबल भी होती थी। क्या होती थी? ट्रांसफरेबल होती थी। मान लीजिए आज आपके पास है, कल मेरे पास होगी, कल किसी दूसरे ऑफिसर के पास होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता था कौन सा ऑफिसर यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये भी था, जो कोई भी इक्तादार था, कोई भी इक्तादार जो था, उसका काम होता था एक तो मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये इक्तादार की काम होती थी। इक्तादार जो है ना, उसको जो लैंड दी जाती थी, उस लैंड पे, उस टेरिटरी पे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। और दूसरा जो उसका काम था वो था कलेक्टिव रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये भी उसका काम होता था। इल्तुतमिश जो है ना, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान, याद रखना, इल्तुतमिश वॉज फर्स्ट सुल्तान। इल्तुतमिश वॉज फर्स्ट सुल्तान। फर्स्ट सुल्तान क्या था? ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस प्योर अराबिक कॉइन्स। प्योर अराबिक कॉइन्स। प्योर अराबिक कॉइन्स पहले किस सुल्तान ने, प्योर अराबिक कॉइन्स पहले किस सुल्तान ने इंट्रोड्यूस की भारत में? किसने स्टार्ट की? वो की थी इल्तुतमिश ने। दो किस्म की कॉइन इसने स्टार्ट की, एक इसने सिल्वर कॉइन स्टार्ट की, और दूसरी जो कॉइन इसने स्टार्ट की वो इसने की थी कॉपर की। जो सिल्वर की कॉइन होती थी ना, सिल्वर की कॉइन को टांका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टांका कहा जाता था। और जो कॉपर की कॉइन है ना, इसको जीतल कहा जाता था। तो जीतल और टांका जो है, ये किसने, जीतल और टांका जो है, ये किसने स्टार्ट करवाई? ये क्या थे? ये कॉइन्स थे, किसने स्टार्ट किए? ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए। और याद रखना, इन कॉइन्स की जो प्रोडक्शन होती थी वो होती थी इन रेशियो 1:48। मान लीजिए एक कॉइन होती थी, क्या, एक कॉइन टांका होती थी, सिल्वर की एक कॉइन निकाली जाती थी, 48 कॉइन जो है वो कॉपर की निकाली जाती थी। और सिल्वर टांका जो है ना, इसका जो वजन होता था वो होता था 175 ग्राम। सिल्वर कॉइन का जो वजन होता था वो होता था 175 ग्राम। अच्छा, अब हम देखेंगे इसने किसको पैटर्नाइज किया, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने कोर्ट में किसको पैटर्नाइज किया? सबसे पहला एक राइटर था जिसका नाम था मिनहाजुल सिराज। मिनहाजुल सिराज को इसने पैटर्न किया, ठीक है, ही पैटर्नाइज्ड मिनहाजुल सिराज। मिनहाजुल सिराज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तबाकते तबाकते नसीरी। तबाकत नसीरी, ये इसने एक बुक लिखी थी। किसने? मिनहाजुल सिराज ने। तबाकत निसारी जो है ना, ये डेडिकेट की गई थी नसीरुद्दीन मोहम्मद को। नसीरुद्दीन मोहम्मद को। किसको? नसीरुद्दीन मोहम्मद को ये बुक डेडिकेट की गई थी, तबाकत निसारी। और नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन थे? ही वॉज 8th सुल्तान ऑफ स्लेव डायनास्टी। 8th सुल्तान ऑफ स्लेव डायनास्टी। चलो छोड़ दीजिए आप इसको, मिनहाजुल सिराज आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप एक और काम इसका याद रखोगे, जो हौज़े HAUZ, ठीक है, जो हौज़े शमसी हैं, हौज़े शमसी को बनाया गया नियर मेहरुली। मेहरुली के नज़दीक हौज़े शमसी हैं। ये किसने बनवाया? ये भी बनवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। अच्छा, याद रखना, जो फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग है ना, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, वो किसको कहा जाता था? फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, वो भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता था। किसको कहा जाता था फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग? इल्तुतमिश को ही फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहा जाता था। और ये भी याद रखना, जो सुल्तान गरी, जो सुल्तान, हाँ सुल्तान गरी, जो सुल्तान गरी है ना, कहाँ पे? सुल्तान गरी, दिल्ली में। ये भी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। अब अगर आपसे पूछा गया 1235 में उज्जैन में एक टेम्पल था, ठीक है, 1235 AD में उज्जैन में एक टेम्पल था जिसका नाम था महाकाल टेम्पल। क्या उसका नाम था? महाकाल टेम्पल। ये बताइए, महाकाल टेम्पल को 1235 AD में उज्जैन में किसने डिस्ट्रॉय किया? ठीक है, तो वो भी डिस्ट्रॉय किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो इल्तुतमिश के सक्सेसर थे, उसको बहुत सारे, ही हैड मैनी सन्स, उसको बहुत सारे बेटे थे, ठीक है, छोटे बड़े बहुत सारे बेटे थे उसको। लेकिन वो, उसके नज़रों में उसके जितने भी बेटे थे, यानी कि इल्तुतमिश सोचता था मेरे जितने भी बेटे हैं वो सभी के सभी क्या है? वो सभी के सभी नालायक हैं, ठीक है, दे आर वर्थलेस, दे कुड नॉट हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसने अपनी बेटी, जिसका नाम था रजिया, इसने अपनी बेटी रजिया जो है, रजिया को इसने सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। बट इससे पहले सक्सेसर इसको तो डिक्लेयर किया गया, लेकिन इसके जो बाकी फॉलोवर्स थे इल्तुतमिश के, जो इसके बाकी स्लेव्स वगैरह थे,
उनका मानना ये था कि अगर हमारे ऊपर एक हमारी टेरिटरी में या हमारे ऊपर, ठीक है, एक औरत राज करेगी, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि औरत को उस टाइम पे किसी दूसरे नज़रिए से देखते थे, ठीक है, वीक माना जाता था औरतों को, वुमेन्स को वीक माना जाता था। तो दैट्स वाई उन्होंने ये सोचा कि अगर ये करेंगे तो हम एक रिबेलियन खड़ा करेंगे, हम एक रिवोल्ट करेंगे इसके खिलाफ। तो कुछ इसमें सक्सेसफुल हुए। रिवोल्ट होने के बगैर ही उन्होंने उसके बेटे, उसके एक बेटे को, ये वो स्लेव्स नहीं चाहते थे कि हम बने, इसके जो गुलाम थे, इल्तुतमिश के जो गुलाम थे, वो नहीं चाहते थे कि हम बने, वो चाहते थे कि ये किसी अपने बेटे, जो इसके बेटे हैं उनमें से किसी को ये थ्रोन पे बिठाए, ना कि अपनी बेटी को। तो इसके जो कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसके एक बेटे को, जिसका नाम था एक सेकंड, जिसका नाम था रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका नाम था, उन्होंने उसी को ही थ्रोन पे बिठाया। क्या बिठाया? थ्रोन पे। इल्तुतमिश को पहले से ही पता थी कि ये जितने भी मेरे बेटे हैं ये वर्थलेस है, नालायक हैं, ठीक है, ये ऐश परस्त हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 एडी में थ्रोन पे बिठाया गया। किसने बिठाया? मतलब इसके फॉलोअर्स ने, इल्तुतमिश के फॉलोअर्स ने। और ये इल्डेस्ट सन था, याद रखना, ये इल्डेस्ट सन था, ये इल्तुतमिश का इल्डेस्ट सन था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये देखा गया ये भी एक वर्थलेस पर्सन निकला। क्या निकला? ये एक वर्थलेस पर्सन निकला। ये सिर्फ एक ही काम करता था, ये सिर्फ मज़ा लेता था। किसका? राइडिंग का मज़ा लेता था, ठीक है। ये सिर्फ जो दिल्ली की स्ट्रीट्स, गलियां, कोचे थे, तो उनमें से ये सिर्फ राइडिंग करता था। एलिफेंट पे बैठ के, ऊपर बैठ के क्या करता था? राइडिंग करता था, ठीक है। बस ये जो गली कोच थे उनका मज़ा ले रहा था एलिफेंट पे बैठ के। और ये भी, मतलब ये भी एक वर्थलेस पर्सन निकला, ये भी एक वर्थलेस रूलर निकला। और ये क्या कर रहा था? जितना भी गोल्ड होता था ना इसके पास, ये गोल्ड को बिछा देता था स्ट्रीट्स के ऊपर, लोगों में उसको मतलब ऐसे ही फेंक देता था, ये लो करो कलेक्ट, ले जाओ घर, ठीक है। मतलब ये भी एक वर्थलेस निकला। अब उसके बाद फाइनली इसने अपना, जब ये मतलब इसको भी लगा ना कि मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकता हूँ, मैं खुद ऐश परस्त हूँ, किसको? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। तो इसने फिर अपनी माँ को ये सौंप दिया। इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कन। शाह तुर्कन को अब एडमिनिस्ट्रेशन हवाले कर दी। किसने? शाबाश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने। अब फाइनली उसके बाद कुछ होता है और कुछ, तो रज़िया सुल्तान जो है, रज़िया को थ्रोन पे बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें से यही एक चालाक थी। अब रज़िया सुल्तान को अंडरलाइन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुतुब मीनार के बारे में। किसके बारे में? कुतुब मीनार के बारे में। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, तरुण गोयल की बुक में देख रहा था, उस पर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। कुतुब मीनार जो है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, कुतुब मीनार अगर आपसे पूछा गया कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 72.5 मीटर, यानी कि हम कहेंगे 239 फीट, है ना। ये इसकी हाइट है 72.5 मीटर या 239 फुट, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब स्टार्ट की थी? 1193 में, ठीक। तो लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, उसने सिर्फ बेसमेंट इसकी डाली, यानी कि उसने सिर्फ बुनियाद डाली। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसकी बुनियाद डाली। फिर जो उसका सक्सेसर आया, जिसका नाम है इल्तुतमिश, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 3 स्टोरीज ऐड कर दी। क्या कर दी? 3 स्टोरीज ऐड कर दी। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। 1836 में फिर क्या हुआ? जो फिरोज शाह तुगलक फिर आया, फिरोज शाह तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक जब आया, उसने क्या किया? उसने इसकी 5th स्टोरी कंप्लीट कर दी। आप समझ गए ना? 3 स्टोरीज किसने ऐड कर दी? बेसमेंट पहला वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद, उसके बाद 3 इसके ऊपर 3 स्टोरीज किसने ऐड कर दी? इल्तुतमिश ने। अब जो 5th स्टोरी है वो किसने ऐड कर दी? फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। और ये लास्ट स्टोरी भी इसकी थी, लास्ट स्टोरी भी, 5th एंड लास्ट स्टोरी इसको किसने ऐड कर दी? शाबाश, ये ऐड कर दी फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उसने स्टार्ट किया और एक बिल्डिंग उसने स्टार्ट की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट की, जो बिल्कुल किसके करीब है? जो बिल्कुल इसी के करीब थी, कुतुब मीनार के नज़दीक, बहुत ही नज़दीक, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? एक सेकेंड, उसका नाम था अलाई मीनार। यानी कि ये चाहता था कि मैं अलाई मीनार को भी कुतुब मीनार के
साइड में ही बना दूंगा। और ये चाहता था कि ये मैं किससे भी ज़्यादा बनाऊं, इसको मैं अगर वो फॉर एग्जांपल 72 टाइम्स, अगर वो 72 मीटर है, इसको मैं करीबन 150 मीटर बनाऊंगा। वो चाहता था कि ये उससे दोगुना होना चाहिए कुतुब मीनार से। नाम क्या था इसका? अलाई मीनार इसने याद नाम रखा था। लेकिन इसको अबंडन किया गया, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को इसको सिर्फ 24.5 मीटर तक ही ये मतलब कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की खुद डेथ हुई और इसकी कंस्ट्रक्शन वहीं पे स्टार्ट हुई। ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार याद रखना, ये टालेस्ट ब्रिक माइनरेट है। क्या? टालेस्ट ब्रिक मीनार, यानी कि टालेस्ट ब्रिक मीनार है ये, वर्ल्ड का टालेस्ट ब्रिक मीनार, यानी कि जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मीनार है ये, जो सिर्फ ब्रिक्स का बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार कम्प्लेक्स जो है, इसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ना, ये कहा जाता है कि ये कैसे बनाई गई है? ये डिस्ट्रक्शन जब 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स, 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स का जब डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वहाँ पे जो ज़मीन थी उसी ज़मीन के ऊपर ये बनाया गया, ये मस्जिद बनाई गई। ठीक है। ये हिस्टोरियंस लिखते हैं, फिर सच क्या है झूठ क्या है वो हम नहीं कहेंगे। कल कोई नहीं बताएगा कि सर आपने ये पॉइंट बोला था। मैं वही बता रहा हूँ जो बुक्स में लिखा गया है। कुव्वतुल इस्लाम के वेस्ट साइड पे ही फिर वहाँ पे आपको टॉम देखने को मिलेगा, इल्तुमिश का टॉम देखने को मिलेगा। कुतुब मीनार के बिहाइंड आपको वहाँ पे एक आयरन पिलर देखने को मिलेगा। आयरन पिलर जो प्योर आयरन का बना हुआ है। ठीक है। वो भी 7.21 मीटर का है, यानी कि 23 फीट 8 इंच का वो भी है। तो ये किसने इरेक्ट करवाया था? यहाँ पे किसने बनवाया था? ये चंद्रगुप्ता सेकंड ने बनवाया था, जो गुप्ता डायनास्टी का था, है ना। ठीक है। अच्छा, जो ये कम्प्लेक्स है ना, जो मतलब कुतुब मीनार का कम्प्लेक्स है, जो मतलब वहाँ पे एक अलाई मीनार है, इस सभी का जो गेटवे माना जाता है ना, वो अलाई दरवाज़ा है। क्या है? अलाई दरवाज़ा सर्व्स एज इट इज गेटवे। ठीक है। ये किसने बनवाया था अलाई दरवाज़ा? ये भी बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा किसका? ये है अलाई मीनार का, या हम कहेंगे कुतुब मीनार का भी। ठीक है। अलाई मीनार का आप याद रखना। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए रज़िया सुल्तान। अब आएगा मज़ा यहाँ से। ठीक है। और रज़िया सुल्तान, देखिए रज़िया सुल्तान ने रूल किया 1236 टू 1240 एडी तक। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, शी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट, नोट करो जल्दी जल्दी, शी वाज फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया की फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर कौन थी? वो थी रज़िया सुल्तान। कौन थी? शाबाश, वो थी रज़िया सुल्तान। चलिए, हो गया ये पॉइंट। सबसे पहली चीज आप याद रखोगे, शी डिसरिगार्डेड पर्दा। पर्दा आपको पता है ना, पर्दा जिसको हम बोलते हैं, पर्दा या पर्दा या हिजाब, बताओ एक ही बात है, पर्दा। ठीक है। कुछ भी जो फेस के ऊपर कवर किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर पर्दा बोला जाता है। ठीक। तो शी डिसरिगार्डेड पर्दा, और वो खुद ही एलिफेंट्स के ऊपर चढ़ती थी, वो भी राइडिंग वगैरह करती थी, खुद ही मतलब स्ट्रीट से गुजरती थी और सिचुएशन का जो है वो जायज़ा लेती थी। ठीक है। मतलब जिस तरीके से एक मैन रूल करता है ना, सेम उस तरीके से रज़िया भी रूल करने लगी। ठीक है। लेकिन पर्दा वगैरह जो है वो उसने हटा दिया। ठीक। और उसने प्रमोट किया, ठीक है, उसने प्रमोट किया जलालुद्दीन यकुत को। ठीक है। अब आप बताओगे सबसे पहली चीज़, जलालुद्दीन यकुत कौन था? देखिए जलालुद्दीन यकुत जो है ना, ये एबिसिनियन था, एबिसिनियन। अगर हम प्रेजेंटली देखेंगे ना, एबिसिनियन पता है किसको बोलते हैं? जो जिसको हम प्रेजेंटली बोलते हैं ना, इथोपिया जो अफ्रीका में है। ठीक है। तो उसी को पहले एबेसिनिया कहा जाता था। तो एबेसिनिया से जलालुद्दीन यकुत जो आया था, उसको प्रमोट किया था किसने? रज़िया सुल्तान ने। और उसने उसको रखा था इन द ऑफिस ऑफ एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स उसने उसको रखा था। ठीक है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स किसको रखा था? जलालुद्दीन यकुत को। ये जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स है ना, इसको अमीरे अखुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीरे अखुर कहा जाता था। किसको? सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स को। तो ये जो अमीर अखुर था, रज़िया सुल्तान का जो अमीर अखुर था, वो कौन था? वो था जलालुद्दीन यकुत।
ठीक है। जब इसको जलालुद्दीन याकुत को जब सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेबल्स बनाया गया तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस उठे, रिबिलियंस जो है वो स्टार्ट हो गए, ठीक है, रेवोल्ट जो है वो स्टार्ट हो गए। देखिए जो गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर ऑफ लाहौर, सबसे पहले जो रिबिलियन उठाया वो जो स्टार्ट किया रिबिलियन वो किया गवर्नर ऑफ लाहौर ने सबसे पहले, ठीक है। लेकिन रजिया सुल्तान ने उसको डिफीट किया, ठीक है। इसके अलावा बठिंडा 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 में बहुत ही सीरियस रिबिलियन स्टार्ट हुई, एक सीरियस रिवोल्ट स्टार्ट। क्या मैंने आपको बताया, बठिंडा में एक सीरियस रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये स्टार्ट किसने किया, ये स्टार्ट किया गवर्नर, बठिंडा के गवर्नर ने, जिसका नाम था मलिक मलिक इख्तियारुद्दीन मलिक इख्तियारो, एक सेकंड में यहां पे लिखूंगा, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्टूनिया, क्या इसका नाम था, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्टूनिया, सिंपली इसको हम अल्टूनिया बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि बठिंडा का जो गवर्नर था जिसका नाम था अल्टूनिया, उसने रिबिलियन स्टार्ट किया, कहाँ पे, बठिंडा में, किसके खिलाफ, रजिया सुल्तान के खिलाफ। उसने बताया कि ये जो सुजरनिटी है, ये जो सुजरेनिटी है या सुजरनिटी पड़ी एक ही बात है, रजिया सुल्तान की ये हमें मंजूर नहीं है, यानी कि हमें रजिया सुल्तान जैसी वुमेन जो है वो रूलर नहीं चाहिए। ये किसने कहा, अल्टूनिया ने कहा, ठीक है। अब देख लीजिए अब क्या हुआ, रजिया सुल्तान ने यकुत, ये जो था ना यकुत, जलालुद्दीन यकुत को साथ उठाया और कहाँ चले गए, बठिंडा चले गए, ठीक है। और जब वो वहां बठिंडा की ओर जा रहे थे तो बीच रास्ते में अल्टूनिया के जो फॉलोवर्स थे तुर्किश, ठीक है, उसके जो तुर्किश फॉलोवर्स थे अल्टूनिया के, ठीक है, गवर्नर अल्टूनिया के जो तुर्किश फॉलोवर्स थे उन्होंने मर्डर किया, किसको, यकुत को मर्डर किया, ठीक है। या हम कहेंगे सिंपली, अब हम ये भी कह सकते हैं उसको अल्टूनिया ने ही मर्डर किया, ठीक है, उसके फॉलोवर्स ने किया, इसका मतलब है उसी ने किया, ठीक है। तो अल्टूनिया ने यकुत को, यानी कि अल्टूनिया के फॉलोवर्स ने यकुत को मर्डर किया और रजिया सुल्तान को क्या किया, इम्प्रिजन किया गया, उसको कैद किया गया। अब रजिया सुल्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको फिर शादी करनी पड़ी, किसके साथ, अल्टूनिया के साथ, फिर उसको शादी करनी पड़ी, तभी जाके उसको फिर रिहा कर दिया गया, ठीक है। अब जब अल्टूनिया और रजिया जो है, अब ये दिल्ली की ओर जब वापस आ रहे थे, यकुत का तो मर्डर किया गया था, जब ये दिल्ली की ओर वापस आ रहे थे अल्टूनिया और अपनी बीवी, अब हम कहेंगे रजिया सुल्तान और उसका हस्बैंड जो अल्टूनिया था, जब ये वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में ही जो बहरम शाह ने इनको असैसिनेट किया, किसको असैसिनेट किया, शाबाश, उनको ऐसे, यानी कि उनका असैसिनेशन किया गया, ठीक है, असैसिनेटेड, ठीक है। तो बहरम शाह ने असैसिनेट किया किसको, शाबाश, रजिया सुल्तान और किसको, और अल्टूनिया को, ठीक है। अब आप बताओगे ये बहरम शाह कौन था, बहरम शाह पता कौन है, ये था सन किसका, ये भी सन था इल्तुतमिश का, यानी कि हम कहेंगे अपने भाई ने ही इसको मार दिया, किसको, रजिया सुल्तान को, ठीक है। समझ आ रहा है ना। देखिए कुछ बुक्स में लिखा गया है कि इसको जटस ने मारा, किसने, जटस भी एक ट्राइब थी। अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि जटस को बहरम शाह ने ही कहा था कि आप इसका असैसिनेशन करना, इसीलिए अब ये क्रेडिट जो है ये जो क्रेडिट है, ये जो मतलब क्राइम है, ये किसके नाम है, तो ये भी बहरम शाह के नाम है, यानी कि बहरम शाह ने ये चाल रचाई थी और जटस के हाथों से उसको कत्ल करवाया, ठीक है। कुछ बुक्स में डायरेक्टली लिखा गया है बहरम शाह ने कत्ल किया, कुछ बुक्स में लिखा गया है जटस ने कत्ल किया। अब कहाँ पे किया ये आपको पता है, ये किया केथाल में, केथाल एक जगह है हरियाणा में, तो वहीं पे उसका असैसिनेशन हुआ। देखिए रजिया सुल्तान में कोई भी मतलब कमी नहीं थी, जो बाकी रूलर्स थे, जो बाकी मैन किंग्स थे, ठीक है, बाकी रूलर्स थे, तो वो सभी के सभी मतलब इसके मुकाबले में हिस्टोरियंस कहते हैं वो उसके मतलब अगर उनका देखा जाए उससे स्ट्रांग थी रजिया सुल्तान, आर्मी को भी ये खुद ही हैंडल कर रही थी। लेकिन ओनली प्रॉब्लम थी कि ये एक लेडी थी बेचारी, ठीक है, दैट्स वाई इसको इतना ज़्यादा झेलना पड़ा, ठीक है। देखिए एक जो ऑथर हैं, मैंने आपको बताया मिनहाजुल सिराज जो है वो कंसिडर करता है रजिया सुल्तान को मोर एबल देन हर ब्रदर्स, मोर एबल देन हर ब्रदर्स, यानी कि अपने ब्रदर से ये बहुत ही ज़्यादा एबल थी, ठीक है, कारकुन थी, लाइकार थी।
अब उसके बाद देखिए रजिया सुल्तान के जब असैसिनेशन हुआ, इसके बाद जो बैटल ऑफ सक्सेशन है ना वो स्टार्ट हो गया। बैटल ऑफ सक्सेशन फिर स्टार्ट हुआ, यानी कि ये कहा जा रहा था ये भाई जो है ये आपस में लड़ लगे। ये बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि मैं ही थ्रोन पे बैठूंगा, कोई बोल रहा था कि मैं ही बैठूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिर मिजुद्दीन आया। कौन? मिजुद्दीन बहरम शाह। मिजुद्दीन बहरम शाह आया। मिजुद्दीन बहरम शाह जो है ना, इसने रूल किया 1242 यही बहरम शाह जिसने इसको मरवाया था। ठीक है, इसके बाद आया अलाउद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह अलाउद्दीन मसूद शाह ने कितने टाइम के लिए रूल किया? 1242 यानी कि बहुत कम टाइम के लिए है। ठीक है, इसके बाद आया नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले एक पॉइंट। नसीरुद्दीन महमूद जो है ना, इसने रूल किया 1246 to 65। ठीक है, अब इसके बाद आता है बालबन। कौन आता है? बालबन आता है। बालबन बालबन ने रूल किया मेरे दोस्तों 1266 to 1286। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। ये स्टार्ट करने से पहले आप दो पॉइंट्स और नोट कर लीजिए रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान ने और एक रिबिलियन भी क्रश किया। रिबिलियन, जो रिबिलियन मुल्तान में उठा। कहाँ पे? मुल्तान में। लाहौर का मैंने आपको बताया, लाहौर का रिबिलियन भी उसने मतलब क्रश किया। और झांसी में भी एक रिबिलियन उसके खिलाफ उठाता था, वो भी उसने क्रश किया। एक वजीर था, रजिया सुल्तान का एक वजीर था जिसका नाम था निज़ामुल मुल्क जुनैदी उसका नाम था। निज़ामुल मुल्क जुनैदी उसका नाम था। तो उसने भी अपोज किया था। किसको अपोज किया था? रजिया सुल्तान को। वो चाहता था कि रजिया सुल्तान थ्रोन पे बैठनी नहीं चाहिए, तो लेकिन रजिया सुल्तान ने उसको भी डिफीट किया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा गया रजिया सुल्तान का रियल नेम क्या था, असली नेम रजिया सुल्तान का था रजियत रजियत उद रजियत उद दुनिया रजियत उद दुनिया व उद दीन, ये उसका रियल नेम था। नोट करो जल्दी, रजियत उद दुनिया व उद्दीन। रजियत उद दुनिया व उद्दीन, ये उसका रियल नेम था। अच्छा, अब बालबन, या जिसको हम गियासुद्दीन बालबन बोलते हैं। गियासुद्दीन बालबन बालबन इसको हम शॉर्ट में बोलते थे। ठीक है, गियासुद्दीन बालबन इसका पूरा नाम। 1265 to 1286 तक इसने रूल किया। देखिए सबसे पहली बात आपको पता है ना कि इल्तुतमिश ने बनाया था चहलगिनी उसने बनाई थी, है ना। चहलगिनी अभी जो मैं आपको बता रहा था 40 मेंबर उसमें होते थे, चहलगिनी जो उसने बनाई थी। देखिए याद रखना, तुर्कानी चहलगिनी भी जिसको बोलते हैं, चालीसा जिसको हम बोलते थे। ठीक है, तो जो बालबन है ना, बालबन एक मेंबर था चालीसा का। ठीक है, ये भी एक पहले मेंबर था किसका? ये भी एक मेंबर था पहले चालीसा का। ठीक है, देखिए बालबन जब थ्रोन पे बैठा ना, थ्रोन पे बैठने के लिए जब ये थ्रोन पे बैठा, उसके बाद इसने सोचा कि जो इल्तुतमिश की फैमिली है, इल्तुतमिश की फैमिली कहीं से अगर आई, अगर उन्होंने मेरे ऊपर वार किया। देखिए लड़ाई इल्तुतमिश की फैमिली को चल रही थी। वो चाहते थे कि हम में से ही कोई, हमारे ब्रदर्स में से ही कोई या हमारी सिस्टर्स में से, पहले तो वो अपने एक दूसरे के साथ, वो जो ब्रदर्स है ना, वो जो उसकी सिस्टर थी जैसे रजिया सुल्तान अपने भाई के खिलाफ लड़ रही थी, उसके भाई रजिया सुल्तान के खिलाफ लड़ रही थी। वो जो आपस में ब्रदर्स थे, जैसे अभी मैंने आपको बोला मिजुद्दीन बहरम शाह था, या मसूद शाह था, या नसीरुद्दीन महमूद था, ये आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, यानी कि जो इल्तुतमिश के बेटे थे वो आपस में लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि हम ही थ्रोन को एक्वायर करें। जब बालबन आया बीच में, बालबन ने बाजी मारी, तो बालबन ने फिर क्या किया? वो चाहता था कि इल्तुतमिश की जो फैमिली है इसको मैं खत्म ही करूं। क्यों? क्योंकि कभी भी इल्तुतमिश की फैमिली उसके ऊपर हमला कर सकती थी। पहले तो उसने इल्तुतमिश फैमिली को किल कर दिया, एक एक उसमें से जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको किल किया। और दूसरी बात, फिर जो चालीसा था ना, चालीसा तुर्कानी चहलगिनी है ना, तो तुर्कानी चहलगिनी को भी फिर इसने डेथ ब्लो दिया, यानी कि उनको भी इसने खत्म किया। ठीक है, चालीसा को भी इसने खत्म किया। उस फौज को भी, वो जो 40 कारपस थे ना, उसको भी, स्पेशल कारपस जो था उसको भी इसने खत्म किया। इसको डर था कहीं वो मुझे अब अटैक ना करे। ठीक है, अब याद रखना बालबन ने क्या क्या किया। बालबन ने ऑर्डर निकाला कि आप सेपरेशन करो। किसका सेपरेशन? सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको दीवानी अरज कहा जाता था। दीवानी अरज जिसको कहा जाता था, बालबन ने कहा कि आप दीवानी अरज को सेपरेट करो। किससे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जिसको दीवानी वजारत कहा जाता था। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। दीवानी अर्ज कहा जाता था मिलिट्री डिपार्टमेंट को, दीवानी वजारत कहा जाता था फाइनेंस डिपार्टमेंट को। और
अब बालबन ने आर्डर निकाला कि आप दीवाने अर्ज को सेपरेट करो दीवाने वजारत से, यानी कि आप मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेपरेट करो फाइनेंस डिपार्टमेंट से। देखिए जो बालबन है ना, बालबन कहता था, बालबन ने डिक्लेयर किया जो सुल्तान है, बालबन कहता था कि जो सुल्तान है वो लोगों में उसने डिक्लेयर किया कि जो सुल्तान है, सुल्तान होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ये जो बालबन है ना, बालबन का मानना था कि जो सुल्तान होता है, ठीक है, मान लीजिए जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है, यानी कि जो वो खुद था बालबन, उसका मानना था कि सुल्तान जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, गॉड का। ही डिक्लेयर्ड दैट सुल्तान इज रिप्रेजेंटेटिव, सुल्तान इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ किसको कहा उसने, सुल्तान को। ये किसने डिक्लेयर किया, ये बालबन ने डिक्लेयर किया, यानी कि बालबन डिक्लेयर दैट सुल्तान इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। और वो कहता था कि सुल्तान जो है, सुल्तान डिप्टी गार्ड होता है, क्या होता है, डिप्टी गार्ड अगर कोई है, यानी कि नाउजुबिल्लाह अगर खुदा के बाद कोई नीचे इस धरती पे है तो वो कौन है, वो सुल्तान है, ठीक है। तो सुल्तान यानी कि अपने आप को मानता था डिप्टी गार्ड, ठीक है, ठीक है ना। तो डिप्टी गार्ड या हम कहेंगे नियाबत खुदा वो मानता था, ठीक है। उसका कहना था कि सुल्तान जो है वो नियाबत खुदाई होता है, ठीक है, नियाबत खुदाई यानी कि वो डिप्टी गार्ड होता है, ठीक है। और वो ये भी कहता था कि जो सुल्तान होता है, सुल्तान शेडो ऑफ गॉड होता है, क्या होता है, शेडो ऑफ गॉड होता है। वो खुद एक्चुअली खुद वो सुल्तान था ना, इसलिए वो ये चीज़ें बता रहा था, यानी कि उसके कहने का मकसद ये था कि मैं भी शेडो ऑफ गॉड हूँ, मैं भी क्या हूँ, नियाबत खुदा हूँ, मैं भी डिप्टी गार्ड हूँ, ठीक है। तो शेडो ऑफ गॉड यानी कि जिसको हम बोलेंगे जिले इलाही, जिले इलाही यानी कि शेडो ऑफ गॉड, उसी को हम बोलेंगे ना, जिले इलाही को ही। तो जिले इलाही या नियाबत खुदा या हम कहेंगे डिप्टी गार्ड, ये किसने डिक्लेयर किया, ये बालबन ने डिक्लेयर किया, कहा कि सुल्तान जो होता है वो डिप्टी गार्ड होता है, वो शेडो ऑफ गॉड होता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है अर्थ पे, ठीक है। और उसने याद रखना, हु अगर आपसे पूछा गया हु इंट्रोड्यूस्ड सजदा, सजदा एंड पाइबोस, सजदा एंड पाइबोस ये जो प्रैक्टिस हैं, ये जो रिवाज हैं, ठीक है, ये जो काम है, ये जो प्रैक्टिस है, ये किसने स्टार्ट किया, ये भी स्टार्ट किया बालबन ने। पता है पाइबोस क्या होता है, सजदा तो आपको पता ही, सजदा ऐसे एक हम सजदा करते हैं किसी के सामने, जैसे मतलब अल्लाह के सामने हम सजदा करते हैं। मुस्लिम्स का मैं आपको बताऊं, मुस्लिम्स जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ पे वो सर झुकाते हैं अल्लाह के सामने, ठीक। इसी तरीके से उसने भी ये सजदा इंट्रोड्यूस किया, वो कहता था कि आप सुल्तान को सजदा करो, ठीक है। ये कौन कह रहा था, बालबन कह रहा था। और ये क्या करना पड़ता था, हाँ, सुल्तान को ग्रीट करने के लिए मतलब क्या करना पड़ता था, सजदा और पायबोस का प्रैक्टिस करना पड़ता था, ठीक है, सजदा और पायबोस को अपनाना पड़ता था, यानी कि सुल्तान के सामने सजदा करना पड़ता था, ठीक है, जब सुल्तान को ग्रीट करना होता था तो, ठीक है। एक्चुअली ये जो पायबोस और सजदा है ना, ये सिस्टम बालबन ने कहाँ से लाया था, ये इसने लाया था ससानियन, या हम कहेंगे ससानियन, या हम कहेंगे ससानिड, ससानिड एम्पायर, सासानाइड एम्पायर जो पर्शिया की थी, ठीक है, वहां से उसने ये मतलब देखा था, फिर यहाँ पे भारत में भी इंट्रोड्यूस किया था। देखिए अब अगर हम बात करेंगे ना बालबन की, बालबन ने प्रोहिबिट किया था, ही प्रोहिबिटेड, आप याद रख लीजिए, ही प्रोहिबिटेड, व्हाट प्रोहिबिटेड, ही प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग, जो अल्कोहल वगैरह की जो ड्रिंकिंग है वो उसने प्रोहिबिट की। जोकिंग जो होता था कोर्ट्स में वो उसने क्या की, शाबाश, मतलब प्रोहिबिट की। लाफिंग, लाफिंग या स्माइलिंग, कोर्ट में कोई भी वाइन वगैरह जो है वो नहीं पी सकता था, कोर्ट में कोई भी जोकिंग जो है वो नहीं कर सकता था, कोर्ट में कोई भी इवन के स्माइल भी कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसने ऑर्डर दिया था कि हमारे कोर्ट्स के जो ऑफिसर्स हैं वो ये सारी चीजें नहीं करेंगे। और खुद भी ही गेव अप वाइन, ठीक है, खुद भी जो ये शराब पीता था बालबन, वो भी उसने अब छोड़ दिया, ठीक है। जो लो बार्न पर्सन होते थे, लो बार्न पर्सन जो इसके कोर्ट्स में थे, मतलब जो गरीब खानदान के थे, जो नीचे तबके के लोग थे, उनको इसने कोर्ट से निकाल दिया, ठीक है। और जो उलमास थे, उलमास को इसने ऑर्डर निकाला, उलमास को इसने इंस्ट्रक्ट किया, बालबन ने कहा उलमास को कि आप एक काम करो, आप सिर्फ अपने आप को महदूद रख लीजिए सिर्फ रिलीजियस अफेयर्स में ही, ठीक है, आप पॉलिटिकल अफेयर्स में मत घुस जाओ, जो काम आपका है, उलमास का जो काम है, आप अपने रिलीजन के ऊपर ही अपने आप को कन्फाइन रखो, ठीक है, आप रिलीजियस अफेयर्स के बाहर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप मत आइए। अगर आपसे पूछा गया कि नवरोज,
नवरोज, NAV लिखो या NAUROZ, एक ही बात है। नवरोज फेस्टिवल जो है ये किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया बालबन ने। किसने स्टार्ट किया नवरोज फेस्टिवल इंडिया में? बालबन ने स्टार्ट किया। ठीक है, ये नवरोज फेस्टिवल क्या होता है? एक्चुअली ये 9 डेज का होता है। नवरोज फेस्टिवल 9 डेज का एक फेस्टिवल होता है। ये एक्चुअली होता है न्यू ईयर फेस्टिवल। क्या होता है? न्यू ईयर फेस्टिवल। ये पर्शिया के जो है ना, पर्शिया के लोग जो हैं वो इसको न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एज ए न्यू ईयर फेस्टिवल वो इसको मनाते हैं। तो इट्स ए हॉलीडे ऑफ जोरास्ट्रियंस। ये जोरास्ट्रियंस का एक हॉलीडे होता है। ठीक है, नवरोज। ठीक, तो जस्टिस के लिए भी इसने एक डिपार्टमेंट खोला अलग से बालबन ने, ताकि मैं लोगों का सपोर्ट जो है वो गेन कर पाऊँ। ठीक है, इसने स्पाई सिस्टम, जासूसी सिस्टम इसने कायम किया। किसने? बालबन ने। याद रखना, हु इंट्रोड्यूस्ड स्पाई सिस्टम? तो ये सिस्टम जो है स्टार्ट किया था, ये किया था बालबन ने। ठीक है, जो स्पाइज थे ना, जो स्पाइज होते थे, जो जासूस होते थे, जासूसों को बेरिड कहा गया जाता था। क्या? बेरिडस। हु आर बेरिडस? बेरिडस वर स्पाइज। क्या थे वो? स्पाइज। स्पाई, जासूस को बोलते हैं हम। ठीक है, स्पाइसेस नहीं बोलना। ठीक है, अच्छा, जो ये डिपार्टमेंट था ना स्पाइस का, स्पाई सिस्टम का, उसको कहा जाता था बेरिड डे ममालिक, जो हेड इसका होता था। ठीक है, हेड ऑफ स्पाई डिपार्टमेंट जो होता था उसको बेरिड डे ममालिक कहा जाता था। ठीक है, एक स्पेशल फेवर, स्पेशल फेवर उसने किया। किसको? एक पोइट का उसने स्पेशल फेवर किया। उस पोइट का नाम था अमीर खुसरो। ठीक है, हो गया ये भी। और बालबन जो है ये डीपली रेसिस्ट था। क्या था? ये रेसिस्ट था। ये रेसिज्म पे ज़्यादा मतलब ध्यान देता था। इसने तमाम जितने भी नॉन तुर्कस थे ना, जितने भी नॉन तुर्कस थे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको इसने क्या कर दिया? शाबाश, एक्सपेल कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाला अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, अब बालबन, अचानक बालबन के एक बेटे की डेथ होती है जिसका नाम होता है मोहम्मद। क्या होता है उसका नाम? मोहम्मद। जब बालबन के बेटे की डेथ हुई मोहम्मद की, तो उसके बाद बालबन का जो मतलब वो इंटरेस्ट है रूलिंग में, क्योंकि बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसके बाद हम कहेंगे उस ये बेचारा जो है डिप्रेशन में चला गया बालबन। ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी जो डायनास्टी है वो भी मतलब ख़त्म होने लगी। एक बुक है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही में बालबन का जो है ना, बालबन की हिस्ट्री आती है। ठीक है, दैट गिव्स एन अकाउंट, हम कहेंगे दैट गिव्स एन अकाउंट ऑफ बालबन। ठीक है, अब बालबन के बाद इसका एक ग्रैंड सन आता है। कौन? ग्रैंड सन थ्रोन पे बैठता है, उसका नाम होता है कायकोबाद। कायकोबाद उसका नाम होता है। चलिए, अब आप कायकोबाद को अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे तो इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद रख लीजिए। कायकोबाद जो है ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ बालबन। बालबन का ही क्या था? ग्रैंड सन। ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ बालबन। इसने रूल किया 1287 टू 1298 तक इसने रूल किया। लेकिन ये इनइफिशियंट था। क्या था? ये इनइफिशियंट रूलर था कायकोबाद, और ये फन लविंग था। जो चीज़ें बालबन को पसंद नहीं थी वो ये पसंद कर रहा था। देखिए, कायकोबाद को किसने थ्रोन पे बैठाया था? याद रखना, इसको फकरुद्दीन ने थ्रोन पे बैठाया था बालबन के बाद। फकरुद्दीन कौन था? ये कोटवाल था। ठीक है, ये कोटवाल मान लीजिए एक अफसर था। कहाँ का? दिल्ली का ये कोटवाल था। ठीक, अच्छा, जो कायकोबाद जो था ना, इसको फिर मारा किसने? खलजी। खलजी डायनास्टी वालों ने इसको फिर मार दिया, और इसी के साथ साथ स्लेव डायनास्टी जो है, जो इल्बेरी डायनास्टी है, वो एंड हो गई। यानी कि कायकोबाद जो है ये इनका लास्ट रूलर रहा। अगर कायकोबाद ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर वहां पे बालबन होगा, इसको टिक करना। ठीक है, चलिए अब आप नोट कर लीजिए खलजी डायनास्टी। खलजी, खलजी डायनास्टी मैंने आपको पहले ही बोला है, खलजी डायनास्टी ने 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक इन्होंने रूल किया। अच्छा, इनका जो सबसे पहला देखिए, जैसे खलजी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पहले एक खलजी डायनास्टी जैसे आई ना, तो यहाँ पे जो रेशियल डिक्टेटरशिप चल रही थी ना, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जैसे कि आपने देखा होगा तुर्कस को बाहर फेंका गया एडमिनिस्ट्रेशन से, जो वो लो बार्न पर्सन से उनको बाहर फेंका गया एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जैसे ही खलजी डायनास्टी आई ना, ये सारी चीजें जो है खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो इनका रूलर था खलजी डायनास्टी का, वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिसका नाम था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिजली। जलालुद्दीन फिरोज खिजली। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज, FIRUZ है। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खलजी इसका नाम था।
ठीक है, जलालुद्दीन खलजी भी इसको कहा जाता है और फिरोज शाह खलजी भी इसको कहा जाता है। 1290 से लेकर 1296 तक इसने रूल किया, इसने फिरोज खलजी ने। अच्छा देखिए, फिरोज खलजी वो बंदा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए फिरोज खलजी ही सबसे पहला वो बंदा था, ठीक है। सबसे पहले ये किसने कहा था कि इंडिया कुड नॉट, इंडिया कुड नॉट, इंडिया कुड नॉट बी ए टोटल इस्लामिक स्टेट, इंडिया कुड नॉट बी ए टोटल इस्लामिक स्टेट, ये किसने कहा था? तो ऐसा पहले कौन सा मुस्लिम था जिसने ये कहा कि इंडिया कुड नॉट बी ए टोटल इस्लामिक स्टेट, यानी कि भारत जो है ये टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता है? क्यों, इसने ये क्यों कहा? क्योंकि इसने ये कहा कि भारत में मेजॉरिटी जो पीपल हैं वो हिंदूज की हैं, ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे हिंदूज हैं, तो इसीलिए जो इंडिया है ये टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता है, ठीक है। और याद रखना, जो जलालुद्दीन फिरोज खलजी है ना, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड क्लीमेंसी, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड क्लीमेंसी जलालुद्दीन, क्लीमेंसी जलालुद्दीन इसको कहा जाता था, ठीक है। और इसको क्लीमेंसी जलालुद्दीन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ही फॉलोड पीस, ठीक है, ही फॉलोड पीस एंड वांटेड टू रूल विदाउट वायलेंस, ही फॉलोड पीस एंड वांटेड टू रूल विदाउट वायलेंस, इसीलिए इसको क्लीमेंसी जलालुद्दीन कहा जाता था, ठीक है। और जलालुद्दीन फिरोज खलजी के टाइम पे ही पहला मुस्लिम इनकर्शन हुआ था, फर्स्ट मुस्लिम इनकर्शन, फर्स्ट मुस्लिम इनकर्शन यानी कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खलजी के टाइम पे ही। कहां पे हुआ था ये डिकेन में हुआ था। कहां पे? डिकेन में हुआ था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो जलालुद्दीन फिरोज खलजी के टाइम पे हुआ वो ये था कि जो इन्वेजन हुआ, किसका इन्वेजन? इन्वेजन ऑफ दीवानगिरी जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था। इन्वेजन ऑफ दीवानगिरी कब हुआ? 1924 में। ये किसके टाइम पे हुआ? ये जलालुद्दीन फिरोज खलजी के टाइम पे हुआ। अब आप बताओगे ये जो इन्वेजन ऑफ दीवानगिरी है ना, ये 1924 में हुआ, लेकिन किसने किया? ये इसके निफ्यू ने किया। ये जो इसका निफ्यू था, निफ्यू भी था ये इसका, और सन इन लॉ भी यही था, ठीक है। सन इन लॉ भी यही था और निफ्यू भी यही था। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खलजी का। इसका नाम क्या था? शाबाश, इसका नाम था अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी, यानी कि अलाउद्दीन खलजी जो है ये निफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खलजी का। इसी अलाउद्दीन खलजी ने, जिसको अलाउद्दीन खलजी को और एक नाम भी कहा जाता था, अली गुरशुब के नाम से भी उसको जाना जाता था, ठीक है। अलाउद्दीन खलजी, जिसको अली गुरशुब भी कहा जाता था, जो निफ्यू और सन इन लॉ था जलालुद्दीन फिरोज खलजी का, इसने इन्वेजन ऑफ दीवानगिरी किया। कब? 1924 में। दीवानगिरी जो है ना, दीवानगिरी एक कैपिटल थी, दीवानगिरी एक कैपिटल हुआ करती थी। किसकी कैपिटल थी ये? शाबाश, ये कैपिटल थी यादावा किंगडम की। यादावा किंगडम जो है ना, यादावा किंगडम जो डिकेन में है, ठीक है, यादावा किंगडम जो डिकेन में थी, तो वहां पे ये कैपिटल हुआ करती थी। किसकी? शाबाश, यादावा किंगडम की। कौन? दीवानगिरी की मैं बात कर रहा हूं। दीवानगिरी वाज कैपिटल ऑफ यादावा किंगडम इन डिकेन। और अलाउद्दीन जब गया, जब इसने दीवानगिरी को इन्वेड किया, उसने वहां पे प्लंडर किया। क्या प्लंडर किया? ट्रेजरी, वास्ट ट्रेजरी इसने वहां से प्लंडर किया, यानी कि उसने वहां पे बहुत ज्यादा लूट किया, तमाम जो उनके खजाने थे वो अपने साथ लाए, उनको प्लंडर किया, ठीक है। अलाउद्दीन जो है ना, ही वॉज अर्लियर अपॉइंटेड एज गवर्नर, इसको गवर्नर भी बनाया गया था, गवर्नर ऑफ कारा। ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ कारा, यानी कि कारा जो है ना, ये इलाहाबाद के नजदीकी एक जगह है, वहां पे इसको गवर्नर भी इसका बना दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपसे पूछा 1924 में दीवानगिरी को किसने इन्वेड किया था, किसने इन्वेजन उसका किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन खलजी ने, जिसको हम अली गुरशुब के नाम से भी जानते हैं। 1924 में उसने किया था। अच्छा, जो फिरोज खलजी है ना, जो ये फिरोज खलजी है, जलालुद्दीन खलजी जो है, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, इसने अपनी बेटी, जिसका नाम था उलुग खान, इसकी बेटी का नाम था उलुग खान, इसने अपनी बेटी की शादी किससे करवाई? शाबाश, चंगेज खान के एक डिसिडेंट से। चंगेज खान का एक डिसिडेंट था चंगेज खान, ठीक है। चंगेज 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 खान का एक डिसिडेंट था, उसके साथ इसने इसको शादी करवाई अपनी बेटी को, जिसका नाम था उलुग खान, ठीक है। उलुग खान इसकी बेटी थी। अच्छा, इसने इसके साथ शादी क्यों करवाई? ये चाहता था कि हम मंगोल्स का सपोर्ट भी जीतेंगे, ठीक है, ताकि मंगोल्स से हम सेफ रहेंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे उनके साथ, इसलिए चंगेज खान के एक डिसिडेंट से इसको शादी करवाई। अब नेक्स्ट आप लिख लीजिए। हाँ, अगर आपसे ये पूछा गया ना कि ये बताइए, हु एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, हु एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, हु एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडिंग हराश
या हाश पढ़िए, हराश पढ़िए की बात है, हराश पुनिशमेंट। ये पॉलिसी किसने अपनाई? ये पॉलिसी अपनाई जलालुद्दीन खलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट अब आप अंडरलाइन कर लीजिए अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी अब आप अंडरलाइन कर लीजिए, अलाउद्दीन खलजी। देखिए अलाउद्दीन खलजी जो है ना, इसने 1296 से लेकर 1316 एडी तक इसने रूल किया। ठीक, अब सबसे पहली चीज आपको पता है अलाउद्दीन खलजी थ्रोन पे कैसे आया? इसने असैसिनेट किया। असैसिनेट किया किसको? अपने अंकल को। मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये उसका निफी था और उसका सन इन लॉ भी था। इसने अपने अंकल को असैसिनेट किया, यानी कि इसने किसको मारा? इसने जलालुद्दीन खलजी को मारा। जलालुद्दीन खलजी इसका अंकल था ना, जलालुद्दीन खलजी को इसने मारा। ही assassinated his uncle and proclaimed himself as सुल्तान। ठीक है, और जो बाकी सोल्जर्स वगैरह जो थे ना, इसने पहले से ही मतलब एक चाल बनाई थी कि मैं उसको मार दूंगा। उसने अपने उसके जो सोल्जर्स थे ना, किसके? जलालुद्दीन खलजी के सोल्जर्स, उनको अलाउद्दीन खलजी ने दिया था गोल्ड, गोल्ड एटसेट्रा दिया था, मतलब ये रिश्वत दी थी। यानी कि ये कहा था कि मैं अपने अंकल को मारने वाला हूँ, आप उसको ये इन्फॉर्म नहीं करना। ठीक है, आप मुझे उस वक्त सपोर्ट करना। और बदले में इसने क्या दिया? शबाश, रिश्वत में क्या दिया? गोल्ड। ये गोल्ड इसने कहाँ से लाया था? वही जो इसने दीवानगिरी से लाया था। ठीक है, यही गोल्ड इसने इस्तेमाल किया। और उसके बाद बालबनी, बालबनी और जलाली, बालबनी और जलाली जितने भी नोबल्स थे, यानी कि बालबन के नोबल्स और जलालुद्दीन के जितने भी नोबल्स थे, और जो मंगोल्स थे, बालबनी नोबल्स, जलाली नोबल्स और मंगोल्स जो सेटल हुए थे कहाँ पे? दिल्ली में, इनको भी असैसिनेट किया, मार दिया। ठीक है, और कुछ अपने ही फैमिली मेंबर जो उसको उसके थे, किसके? अलाउद्दीन खलजी के, उनको भी मार दिया। ठीक है, और याद रखना अगर आपसे पूछा गया हु अडॉप्टेड ब्लड, देखिए हाँ ऐसे आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से आपको बालबन के साथ भी ये रिलेट होगा। ही अडॉप्टेड बालबनस, ही अडॉप्टेड बालबन की जो एक पॉलिसी थी, ही अडॉप्टेड बालबनस पॉलिसी ऑफ ब्लड, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ही अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन टैकलिंग मंगोल मिनियंस। ठीक है, मंगोल्स के साथ निपटने के लिए उसने बालबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है वो अख्तियार कर ली। ठीक है, और 1306 में, आफ्टर 306 सॉरी 306 नहीं 1306, इसने क्या किया? अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे ही इंडस रिवर जो है ना, इंडस रिवर बन गई बाउंड्री। ठीक है, तो इंडस रिवर बाउंड्री कब बनी? ये 1306 में अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे ही इंडस रिवर जो है ना, ये बाउंड्री बनी अलाउद्दीन खलजी और मंगोल्स के बीच में। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी और मंगोल्स के बीच में इंडस रिवर जो है ये कब बनी? शबाश, बाउंड्री 1306 में, जब अलाउद्दीन खलजी ही रूल कर रहा था। ठीक है, इसका जो पहला कन्क्वेस्ट था, फर्स्ट कन्क्वेस्ट आफ्टर बिकमिंग सुल्तान, वो क्या था? वो था दैट वाज रिच किंगडम। ठीक है, रिच किंगडम थी गुजरात की। ठीक है, गुजरात की एक रिच किंगडम थी, उसको इसने कब्जा किया, जिस पे रूल कर रहा था वगेला किंग, वकीला किंग। ठीक है, जिसका नाम था राय करना देव सेकंड। तो ये इसका पहला कन्क्वेस्ट था, किसका? अलाउद्दीन खलजी का। तो इस कन्क्वेस्ट में दो चीजें हुई। एक ये हुआ कि जो राजा था, ठीक है, यानी कि राय करना देव जो था, राय करना देव की जो वाइफ थी, ठीक है, राय करना देव की जो वाइफ थी जिसका नाम था कमला देवी, उसी के साथ अलाउद्दीन खलजी ने शादी की। और दूसरी चीज जो यहाँ पे नोटेबल चीज देखें, इसने मलिक काफुर को इसने एक्वायर किया, यानी कि अपना मतलब हम कहेंगे अपने फौज का एक हिस्सा बनाया। मलिक काफुर कौन थे? मलिक काफुर जबरदस्त एक आर्मी जनरल था। ठीक है, इज ग्रेट मिलिट्री जनरल था। मलिक काफुर जब किसके साथ आया? अलाउद्दीन खलजी के साथ जब उसने ज्वाइन किया, उसने अपने साथ में 1000 दिनार्स लाए थे। कितने? 1000 दिनार्स। इसलिए मलिक काफुर को फिर 1000 दिनारी भी कहा जाता था। देखिए फर्स्टली तो इसने अब गुजरात को कनकर किया, उसके बाद इसने कैप्चर किया रणथंबोर को भी इसने फिर कैप्चर किया। इसने फिर चित्तौड़ को भी कैप्चर किया और मालवा को भी फिर इसने कैप्चर किया। किसने किया? अलाउद्दीन खलजी ने। ठीक है, जो अलाउद्दीन खलजी था ना, जो मलिक काफुर अब इसकी मिलिट्री का एक पार्ट बना था, जनरल बना था। मलिक काफुर को इसने साउथ में भेजा। किसने?
अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए, उसको कहा कि आप साउदर्न इंडिया में अपनी टेरिटरी जो है वो आप एक्सपेंड करो। और ये कहा जा रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये रामेश्वरम तक पहुंचा, रामेश्वरम तक भी ये पहुंचा था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और रामेश्वरम में उसने एक, उसके नज़दीकी वहां पे उसने एक मॉस्क्यू बनाई है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नॉर्थ वेस्टर्न जो इसका फ्रोनेटर था, नॉर्थ वेस्टर्न जो इसका फ्रोनेटर था, उसको स्ट्रेंथन किया। क्या किया, उसको स्ट्रेंथन किया, यानी कि उसको स्ट्रांग बनाया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके अंडर स्ट्रांग बनाया, गाजी मलिक के अंडर, यानी कि गाजी मलिक के अंडर इसने फ्रोनेटर रखा था। ठीक है। जो फ्रोनेटर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रोनेटर था उसको कौन संभाल रहा था, गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका एक ट्रस्टेड कमांडर था। क्या था, इसके एक ट्रस्टेड कमांडर था। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या इसको हम बोलते हैं, चैटर को भी इसने कब्जा किया था। जब इसने चैटर को कब्जा किया ना, उसके बाद इसने चैटर का नाम रखा खिजराबाद। खिजराबाद क्यों रखा, क्योंकि खिजराबाद इसीलिए रखा, ये इसने अपने सन के नाम पे रखा इसको खिजराबाद। ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात को कब्जा किया। गुजरात के बाद रणथंबोर के बाद चैटर के बाद मालवा, एक सेकंड, चैटर के बाद मालवा के बाद दार के बाद चंदेरी के बाद शिवाना के बाद जलोर। जब इसने मलिक काफूर को कहाँ भेजा, साउदर्न इंडिया में जब इसने भेजा तो वहां पे जो यादवाज का एक किंग था। ठीक है। यादवाज ऑफ दीवानगिरी जो है ना, उनको भी डिफीट किया। ठीक है। तो वहां पे उस टाइम पे किंग जो था ना, वो था रामचंद्रा देवा, यानी कि रामचंद्रा देवा को किसने डिफीट किया, मलिक काफूर ने। ठीक है। इस तरीके से साउथ में ककातिया किंग था। ठीक है। ककातिया किंग, जिसका नाम था प्रताप रुद्रा देवा। ठीक है। तो प्रताप रुद्रा देवा, उसको भी डिफीट किया। अब इन किंग्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखना। यादवास को भी इसने डिफीट किया, ककातिया किंग को भी इसने डिफीट किया। ठीक है। इतना काफी है। अभी जो मैंने आपको बोला ना कि रामेश्वरम में भी एक मॉस्क्यू बनाई गई, रामेश्वरम में इसने खुद मॉस्क्यू नहीं बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, हम अब कहेंगे उसके रीन के टाइम पे बनी। ठीक है। लेकिन किसने बनवाई, वो भी बनवाई थी मलिक काफूर ने। किसने, मलिक काफूर ने बनवाई थी। ठीक है। साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इसने इसी को सौंप दिया था ना, मलिक काफूर को हवाले किया था कि वही वहां पे आप ही टेरिटरी को एक्सपेंड कर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रताप रुद्रा देवा था ना, प्रताप रुद्रा देवा ने मलिक काफूर को क्या दिया है था पता है। प्रताप रुद्रा देवा कौन था, ककातिया किंग है ना, ककातिया किंग वरंगल का था वो। ठीक है। वरंगल एक टेरिटरी थी, आप छोड़ दीजिए, आप इतना याद रखना। प्रताप रुद्रा देवा जो है ये ककातिया किंग था। उसने मलिक काफूर को, ठीक है, प्रताप रुद्रा देवा ने मलिक काफूर को एक वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड दिया था। क्या दिया था, कोहिनूर डायमंड दिया था। ठीक है। ये किसको दिया था, कोहिनूर डायमंड किसको दिया, प्रताप रुद्रा देवा ने कोहिनूर डायमंड किसको दिया, ये दिया मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने इस कोहिनूर डायमंड को उठाया और गिफ्ट दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, यानी कि अपने मालिक को दिया, अपने रूलर को दिया। देखिए, अगर मलिक काफूर की बात करेंगे तो सबसे पहले उसने साउथ में दीवानगिरी को इसने कैप्चर किया। उसके बाद वरंगल को किया, वरंगल के बाद दवारा समुद्रा को किया, उसके बाद मालाबार को किया, उसके बाद मदुराई को किया। ठीक है। जो ये था ना काफूर, जो था मलिक काफूर वाज आल्सो कॉल्ड, हाँ याद रखना, उसको मालिक नायब भी फिर बनाया गया, मालिक नायब भी उसको बनाया गया, मालिक नायब। ठीक है। यानी कि डिप्टी मालिक उसको बनाया गया था, याद रखना। ठीक है। मलिक काफूर को, मलिक काफूर वाज आल्सो कॉल्ड रुस्तम ऑफ एज किसको कहा जाता था, शाबाश, ये कहा जाता था मलिक काफूर को। हीरो ऑफ टाइम भी किसको कहा जाता था, यानी कि मिडिवल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिवल इंडिया में रुस्तम ऑफ एज किसको कहा जाता था, मलिक काफूर को, हीरो ऑफ टाइम मलिक काफूर को।
इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैपिटल कहाँ पे बनाया था? सीरी में बनाया था। सीरी में इसने अपना कैपिटल बनाया था। जो हौज़े खास हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, अलाई दरवाज़ा इसने बनवाया है ना, तो वो भी याद रखना। अगर यहाँ पे भी ऐड करोगे तो बेहतर रहेगा ताकि रिवीजन हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा इसने बनवाया था, है ना। तो हौज़े खास जो है, हौज़े खास महल हज़ार, महल हज़ार सतूं, महल हज़ार सतूं, यानी कि पैलेस हज़ार सतूं जिसको हम बोलते हैं। और जमायत खाना, जमायत खाना, जमायत खाना ये एक मस्क्यू है दिल्ली में। तो ये चीज़ें भी किसने बनवाई? ये चीज़ें भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। क्या क्या बनाया? अलाई दरवाज़ा बनाया, हौज़ खास बनाया, महल हज़ार सतूं बनवाया, जमायत खाना बनवाया, ठीक है, दिल्ली में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए। एंड ही अडॉप्टेड टाइटल, इसने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया? सिकंदर, सिकंदर सैनी जो है ये इसने टाइटल जो है अडॉप्ट किया, ठीक है। सिकंदर सैनी का मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर। तो सेकंड अलेक्जेंडर टाइटल जो है ये किसने एक्वायर किया? ये एक्वायर किया था, ये अडॉप्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं एक न्यू रिलीजियन जो है वो मैं स्टार्ट करूं। ये कौन चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। ये चाहता था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसका जो है वो मैं सरपास करूंगा, ठीक है। ये चाहता था कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेइंग्स हैं उसको सरपास करके एक न्यू रिलीजन बनाऊंगा। लेकिन जो काजी अलाउल मुल्क था, काजी अलाउल मुल्क, ठीक है, इसने क्या किया? इसने अबंडन किया। क्या किया? अबंडन किया दिस, ही अबंडनड दिस स्कीम। उसने इसको नहीं माना। ही परसुएडेड हिम टू अबंडन दिस स्कीम, यानी कि उसको उसने, यानी कि जो अलाउल मुल्क था ना, काजी अलाउल मुल्क जो था, उसने अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि आप ये मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो किसने उठाए? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इसके इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो अलाउद्दीन खिलजी ने उठाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप याद रखोगे, ही वॉज फर्स्ट दहली सुल्तान। ये पहला दहली का सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी पहला दहली का सुल्तान था जिसको परमानेंट आर्मी थी। ही वॉज हैविंग परमानेंट आर्मी, ठीक है, परमानेंट आर्मी। सबसे पहला यही वो सुल्तान था दिल्ली का जिसको परमानेंट आर्मी थी। और ये सॉलिजर्स को पेड सैलरी देता था। क्या देता था? ही पेड सॉलिजर्स इन कैश, पेड सॉलिजर्स इन कैश, यानी कि जो मतलब सैलरी दी जाती थी वो इन द फॉर्म ऑफ कैश दी जाती थी, ठीक है। और इसने इम्पोर्ट किए बहुत सारे हार्सेस, ठीक है, इम्पोर्टेड हार्सेस, ठीक है, ये बहुत सारे हार्स इसने इम्पोर्ट किए थे। और इसने दो सिस्टम इस्टेब्लिश किए, एक चेहरा सिस्टम और दूसरा दग सिस्टम। अब बताओ कि चेहरा सिस्टम क्या होता था और दग सिस्टम क्या होता था? चेहरा सिस्टम में सॉलिजर्स की डिस्क्रिप्शन जो है, सॉलिजर्स की डिस्क्रिप्शन मतलब रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड रखा जाता था चेहरा सिस्टम में, ठीक है। और जो दग सिस्टम है ना, दग सिस्टम में हॉर्स की ब्रांडिंग, हॉर्स ब्रांडिंग एक सिस्टम था, ठीक है, यानी कि इसमें हॉर्सेस का रिकॉर्ड होता था, ठीक है। इट वाज रिलेटेड टू हॉर्सेस, ठीक। इसने स्पाइस सिस्टम जो है ना, स्पाइस सिस्टम को भी इसने रीऑर्गेनाइज किया। क्या किया? स्पाइस सिस्टम को इसने रीऑर्गेनाइज किया। सेल ऑफ लिक्वर, सेल ऑफ लिक्वर और इंटॉक्सिकेंट्स जितने भी थे, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट्स, उनको प्रोहिबिट किया। क्या किया? प्रोहिबिट किया। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको मतलब आप खुद ही ठीक है। और इसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, रिस्ट्रिक्शंस। और रिस्ट्रिक्शंस के अलावा हम कहेंगे मतलब इसने स्ट्रॉन्ग चेक्स, स्ट्रॉन्ग चेक्स जो हैं वो इसने स्टार्ट किया। किसके ऊपर? जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग्स होती थी, जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग्स होती थी, जहाँ पे भी मैरिजेस होती थी, ठीक है, मैरिजेस होती थी, तो मैरिज बिटवीन द फैमिलीज ऑफ नोबल्स, ठीक है, मैरिजेस बिटवीन द फैमिलीज ऑफ नोबल्स जो होती थी उनके ऊपर। और जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग्स होती थी वहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाए और स्ट्रॉन्ग चेक्स होते थे, कहीं ये गैदरिंग जो है ये मेरे खिलाफ तो नहीं हुई, ठीक है। तो इस मतलब इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। और ये पहला सुल्तान था। ही वॉज फर्स्ट, याद रखना है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स की मैं अगर बात करूंगा, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू पे अटेंशन टू मेजरमेंट, टू पे अटेंशन टू मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड। कल्टिवेबल लैंड का जो मेजरमेंट है ना, इसके ऊपर किसने ध्यान दिया? वो पहला सुल्तान कौन था? वो था यही अलाउद्दीन खिलजी। इसने बिस्वा,
बिस्वा याद रखना, बिस्वा जो है ना, बिस्वा वाज डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बिस्वा, ठीक है, बिस्वा वाज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बिस्वा वाज डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, याद रखना, ठीक है। कुछ बुक्स में आप देखोगे ऐसे बिश्वा, ये एक ही बात है, बिश्वा या बिस्वा ये एक ही बात है, ठीक है। तो स्टेट जो डिमांड करती थी ना, स्टेट डिमांडेड हाफ ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। हाफ ऑफ प्रोड्यूस जो है वो कौन डिमांड करती थी, वो डिमांड करती थी स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट कहती थी कि हाफ ऑफ प्रोड्यूस जो है वो आप हमें देना। और ये जो हाफ ऑफ ये जो प्रोड्यूस था ना, इसको खर्रा कहा जाता था, ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ खर्रा जो है वो आप हमें प्रोवाइड करना, ठीक है। ये स्टेट ने मतलब रूल रखा था, ठीक है। एक स्पेशल एक स्पेशल पोस्ट इसने मतलब इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम रखा गया मुस्तक खराज। मुस्तक खराज एक स्पेशल पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया, स्पेशल ऑफिसर पोस्ट एक मतलब इस्टेब्लिश किया गया। तो ये किस लिए मुस्तक खराज, इसका काम क्या था? इट्स पर्पज वाज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, याद रखना। अच्छा, हाउस टैक्स जिसको गर्री कहा जाता था, क्या कहा जाता था? गर्री। हाउस टैक्स एंड पेस्चर टैक्स जिसको पेस्चर टैक्स जो है ना, पेस्चर टैक्स, ठीक है, पेस्चर टैक्स जिसको चर्री कहा जाता था। गर्री हाउस टैक्स, पेस्चर टैक्स जिसको चरी कहा जाता था। तो गर्री और चरी जो है टैक्स, ये दोनों इम्पोज किए गए किसके टाइम पे? शाबाश, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे किए गए, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट जो है दीवानी मुस्तखराज, वो मैंने आपको बताया, मुस्तखराज ऑफिसर होता था और डिपार्टमेंट को दीवानी मुस्तखराज कहा जाता था। तो वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए था। तो इसके टाइम पे 4 सेपरेट मार्केट जो है, 4 सेपरेट मार्केट्स को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। 4 सेपरेट मार्केट्स वायर इस्टेब्लिश्ड किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ये जो मार्केट्स होते थे ना, ये शाहना जो है ना, ये शाहना जो है, ये शाहना जो होते थे, ये हाई ऑफिसर्स होते थे। इनकी ये शाहना, जिनको हम हाई ऑफिसर्स कहेंगे, तो हाई ऑफिसर्स के कंट्रोल में होता था मार्केट्स। शाहना उनको कहा जाता था, जिनके कंट्रोल में होता था। शाहना कौन थे? वो हाई ऑफिसर्स होते थे। अच्छा, सुल्तान के और भी कुछ मतलब सेक्रेट एजेंट्स होते थे। सेक्रेट एजेंट्स, स्पाइस को क्या कहा जाता था? बरीदस, वो मैंने आपको बताया, बेरीडस या बरीदस। सेक्रेट एजेंट्स भी उसके और कुछ होते थे, जिनको हम कहते थे मुनहियास। ये जो मुनहियास और बेरीडस जो थे ना, ये सुल्तान को डेली रिपोर्ट देते थे, ठीक है। ये स्पाइस होते थे, ये जासूस होते थे, सेक्रेटली ये एजेंट्स होते थे। ये कंटिन्यूसली सुल्तान को रिपोर्ट्स पेश करते थे, ठीक है। जो भी अंडरवेटमेंट करता था, मैंने मतलब नापने तोड़ने में कुछ गड़बड़ करता था या चीटिंग करता था, तो उसको पुनिशमेंट दी जाती थी। क्या दी जाती थी? पुनिशमेंट दी जाती थी। और याद रखना, जो समाल इक्ताज है ना, समाल इक्ताज जो थे, उनको एबॉलिश किया। किसने एबॉलिश किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और उन इक्ताज को कन्वर्ट किया गया खालसा लैंड में। किसमें? खालसा लैंड में। तो इन ड्यूरिंग हुज रीन इक्ताज वायर कन्वर्टेड इनटू खालसा लैंड। तो याद रखना, इट वाज ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और याद रखना, ही वाज फर्स्ट तुर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात कर रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी वाज फर्स्ट तुर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली who separated religion from politics. Separated religion from politics. Separated religion from politics. ठीक है। He proclaimed kingship knows no kinships. Kingship knows no kinships. ये किसने प्रोक्लेम किया? Who proclaimed that kingship knows no kinships? ये भी प्रोक्लेम किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। जो काजी मुक्सुद्दीन जो था, उसने कहा था अलाउद्दीन खिलजी को कि आप शरीयत के बेसिस पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको रिजेक्ट किया। तो देखिए, खुद जो है अलाउद्दीन खिलजी, ये खुद इलिटरेट था। क्या था? खुद ये इलिटरेट था, लेकिन उसको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसके कोर्ट में 2 पॉइंट्स थे। दो मतलब हम कहेंगे 2 बंदे थे इसके कोर्ट पॉइंट्स थे। एक का नाम था अमीर खुसरो। क्या था? अमीर खुसरो। और दूसरे का नाम था
एक का नाम था अमीर खुसरो, दूसरे का नाम था मीर हसन दहलवी। ये दो जो थे, दीज आर पैटर्नाइज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अमीर खुसरो के बारे में 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। अमीर खुसरो जो है ना, ही इज बीइंग क्रेडिटेड विद, ही इज सेड टू बी द, ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ बोथ हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कवाली एंड कवाली, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ, या ही इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कवाली। तो इसका फाउंडर कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को एक टाइटल दिया गया था तोते हिंद। तोते हिंद किसको टाइटल दिया गया था? अमीर खुसरो को। तोते हिंद या हम कहेंगे पैरट ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता था? अमीर खुसरो को। देखिए जो अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो ने तबला को भी इन्वेंट किया। इन्वेंटर ऑफ तबला कौन है? शाबाश, वो है अमीर खुसरो। या जो और एक है सितार, ठीक है, सितार को भी इन्वेंट इसी ने किया। जो वीणा है ना, वीणा को भी इसी ने मॉडिफाई किया है, ठीक है। देखिए ये पर्शियन में भी पोएट्री करता था, है ना। तो उसके बाद पर्शियन में पोएट्री करने के बाद इसने एक नया स्टाइल, न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोएट्री इसने स्टार्ट की। न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोएट्री, ठीक है, जिसका नाम इसने रखा सबके हिंद। सबके हिंद क्या है? ये एक टाइप ऑफ पोएट्री थी, सबके हिंद, या इसको हम कहेंगे इंडियन स्टाइल ऑफ पोएट्री भी इसको कहा जाता था। सबके हिंद जो है ना, इसी को इंडियन स्टाइल ऑफ पोएट्री भी कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, आपने वो सुना है, अगर आपने सुना होगा, अगर फिरदौसे बरोए ज़मी आस्तो हमी आस्तो, ऐसे कुछ है ना वो। तो इसका मतलब है, आपको पता है क्या है इसका मतलब है? इफ देयर इज ए पैराडाइज ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इट इज दिस। ये दिस इंप्लाई करता है आवर पैराडाइज कश्मीर, ठीक है। तो ये शालीमार बाग में लिखा गया है, श्रीनगर में लिखा गया है, तो दीवान खास में भी लिखा गया है, रेड फोर्ट दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, अगर हम कुछ बुक्स, इसकी बहुत सारी बुक्स इसने लिखी है अमीर खुसरो ने, लेकिन इसमें आप याद रखना खज़ैनुल फुतू इसने लिखी है, ठीक है। ये लिखे इसने अबाउट द रीन ऑफ अलाउद्दीन के रीन के मुतल्लिक इसने खजाने फुतूल लिखी है, ठीक है। अच्छा, और एक बुक इसने लिखी है जिसका नाम है तुगलुकनामा इसने लिखी है, ठीक है। इट इज बुक ऑफ तुगलुक डायनास्टी, ठीक है, बुक ऑफ तुगलुक्स। जो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि मार्केट जो इस्टेब्लिश किया इसने, एक डिपार्टमेंट बनाया, और डिपार्टमेंट के को एक मिनिस्टर के अंडर लगाया, ठीक है। मार्केट को एक मिनिस्टर के अंडर लगाया। उस मिनिस्टर को कहा जाता था दीवाने रियासत। दीवानी रियासत का मिनिस्टर होता था। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई ना 1316 में, उसके बाद पता है जो मलिक काफूर था ना, मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर को पता है इसने क्या किया? इसने थ्रोन को अटेन किया, इसने थ्रोन को एक्वायर किया, थ्रोन पे बैठा, लेकिन ये थ्रोन पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाया, ठीक है। उसके बाद इसने जल्दी ही क्या किया, इसके एक बेटे, अलाउद्दीन के एक बेटे जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन को इसने थ्रोन पे बैठाया। क्या बैठाया? थ्रोन पे बैठाया। शिहाबुद्दीन पता है कौन है? शिहाबुद्दीन था 16th सन ऑफ किंग अलाउद्दीन, 16th सन था, ठीक है। तो उसके बाद याद रखना, शिहाबुद्दीन वाज डिपोज्ड बाय कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसको भी फिर वापस लाया गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह डिपोज्ड शिहाबुद्दीन, ठीक है। अब कौन आया थ्रोन पे? शाबाश, अब थ्रोन पे आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने रूल किया 1316 टू 1328 तक। इसने बहुत कोशिश की थी कि मैं लोगों का सपोर्ट जो है वो जीत पाऊँ, लोगों का सपोर्ट जो है वो हासिल करूँ। इसने तमाम हराश रेगुलेशन जो है वो इसने ख़त्म किए थे, जो इसके फादर ने स्टार्ट किए थे, लेकिन सब कुछ जो है वो मतलब ये उन सारी जो इसने स्कीम्स बनाई थी, जो इसने प्लान्स बनाए थे, वो सभी के सभी फेल हुए। तो इसका मतलब है ये भी एक एबल रूलर अब नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद आया और एक जिसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। कौन आया? नसीरुद्दीन खुसरो शाह आया रूल करने के लिए, ठीक है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने 1320 AD में रूल किया। देखिए इसने क्या किया, इसका एक मेंटर मतलब जो इसका गाइड था, नसीरुद्दीन खुसरो का एक गाइड था जिसका नाम था मुबारक शाह।
इसने सबसे पहले मुबारक शाह को ही मार दिया, अपने मेंटर को ही मार दिया, ठीक है, ताकि मैं थ्रोन पे बैठूं, ठीक है। ये पहला याद रखना, ही वॉज फर्स्ट दिल्ली सल्तनत किंग, याद रखना, ही वॉज फर्स्ट दिल्ली सल्तनत किंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वॉज फर्स्ट दिल्ली सल्तनत किंग फ्रॉम हिंदू मदर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, हिंदू मदर। अभी तक जितने भी रूलर्स हमने देखे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया, वो मतलब उनकी जो माएँ थी वो मतलब हम कहेंगे इस्लाम से वो ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है, तो वो इस्लामिक हम कहेंगे इस्लामिक मदर थी वो। तो ये वाला जो है ये हिंदू मदर से था, ठीक है, फर्स्ट दिल्ली सल्तनत किंग फ्रॉम हिंदू मदर। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय गाजी मलिक, इसको गाजी मलिक ने डिफीट करके मार दिया, ठीक है। तो इसके मरने से ही जो खलजी डायनास्टी जो थी, इसका जो 30 ईयर का जो रूल था, 30 साल के लिए, 30 साल के लिए उन्होंने रूल किया और वो अब एंड हो गया। देखिए अलाउद्दीन खलजी के बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखिए ऐसे आप नोट करना, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे इस फिंगर में थोड़ी सी पेन है अब, दैट्स वाई मैं लिख नहीं पाऊँगा, आप ऐसे लिखना अगर कोई नोट करना चाहेगा। देखिए इसने मैसेकर किया, इसने जितने भी नोबल्स थे, फॉर एग्जांपल जो भी उसको लगा कि ये मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, रिबिलियस नोबल जो थे, या इसके जो अपनी फैमिली मेम्बर्स थे, जो कुछ मंगोल्स थे, उनको भी इसने मार दिया। जो अलाउद्दीन खलजी है ना, जो इसके अपने नोबल्स थे, अपने नोबल्स की जो इसकी वाइव्स थी ना, मतलब इसके जो नोबल्स थे, ये मान लीजिए अलाउद्दीन खलजी हैं, इसके जो नोबल्स थे, ये नोबल्स थे, इनके जो बच्चे और वाइव्स होती थी ना, उनको भी अलाउद्दीन खलजी पुनिश करता था, ठीक है, तंग करता था। और इसने बहुत सारी मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जिससे इसने क्या किया, इसने फेस्टिवल्स को बैन किया, बैन नहीं किया, मतलब फेस्टिवल वो मना सकते थे, लेकिन इस किंग के बगैर, वो इसको इन्फॉर्म करने के बगैर, वो इसकी परमिशन के बगैर वो नहीं मना सकते थे, सोशल गैदरिंग्स नहीं हो सकती थी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। जो फेस्टिवल पार्टीज होती थी उसको डिस्करेज किया गया। किसने डिस्करेज करवाया? अलाउद्दीन खलजी ने। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसने बैन कर दिया वाइन्स और इंटॉक्सिकेंट्स को, ये चाहता था कि सोशल गैदरिंग्स कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।